वही है घर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू। जो देखे कभी सोचे तो जान ले, है कितना खुश किस्मत तू। Let's celebrate the joy. It's both an honor and a pleasure to stand before you today to introduce a luminary in the world of journalism, a maestro of the written word, and an eloquent cricket commentator, none other than Mr. Sushil Doshi ji. In the tapestry of the media landscape, Sushil Doshi's name is woven with threads of profound insight, compelling narratives, and an unparalleled passion for the game of cricket. As a journalist, his pen dances gracefully across the pages, crafting stories that not only inform but also resonate with the very heartbeat of the audience. His prowess extends beyond the written realm as he seamlessly transitions into the dynamic world of cricket commentary. Like a seasoned conductor, he orchestrates the commentary box with a symphony of words, turning the cricketing arena into a stage where every play is a sonnet and every player a character in an epic tale. Sushil Doshi is not merely a writer or a commentator, he is a storyteller who breathes life into the sport we hold dearly. His words are not just descriptions, they are brushstroke painting vivid images on the canvas of our imagination. As we welcome him today, let us acknowledge the man whose eloquence transcends boundaries and whose narratives resonate with the same passion that defines the spirit of the game he so masterfully illuminates. Ladies and gentlemen, on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Women of Udaipur, let us warmly welcome the wordsmith, the cricket sage, Mr. Sushil Doshi ji. आपने अपनी क्रिकेटिंग कमेंट्री की पारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेली है। आपको क्रिकेट कमेंटेटर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये सफर कैसे चालू हुआ? आप तो भावुक कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ, आप सबका अभिवादन। वैसे आप जानते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो 11 मूर्ख खेलते हैं, 50,000 मूर्ख देखते हैं, करोड़ों मूर्ख सुनते हैं और 2 मूर्ख कमेंट्री करते हैं। तो ऐसी एक जमात के आप एक व्यक्ति को आप सुनने के लिए बुलाया, तो उसके लिए मैं आपके धैर्य की और आपके साहस की सराहना करता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही ना, मुझे लगता है कि मैं भावुक हो गया हूँ, क्योंकि ये बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं क्या करता था, क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था एल्बम में, और कई बार लाइब्रेरीज में जाकर चोरी करके काट भी लेता था और अपने एल्बम में इकट्ठे करता था। मुझे याद है कि मैं जब 13 साल का था ना, 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने अपने पिताजी को जिद पकड़ी कि भाई मैं कुछ भी हो जाए, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई है, रिची बेनो तब आए थे, कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, और पूरी दुनिया को जीत कर आए और भारत में एक श्रृंखला खेल रहे। तब श्रृंखलाएं एक ही होती थी पूरे साल और लोग साल भर इंतजार करते थे। तो पिताजी पता नहीं, अब वैसे तो हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, अब तो स्थिति सुधर गई लेकिन तब तो काफी गरीबी के दिन थे। पता नहीं उस जमाने में पिता कैसे होते थे, मैं तो वैसा पिता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी जिद पूरी करने के लिए बम्बई ले गए मुझे। अब उनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, उनको अपने बेटे में दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा मैं चलो बच्चा जिद पकड़ रहा है, इसको ले चलते हैं बम्बई। तो उस समय उनको मालूम नहीं था कि 50,000 लोग अगर स्टेडियम में अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े हैं अंदर घुसने की फिराक में। क्रिकेट का तो जुनून ही ऐसा होता था ना, पहले भी और अभी भी वैसे ही। तो हम पिता पुत्र 4 दिन तक
ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर चक्कर काटते रहे। टिकट का कोई जुगाड़ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं टिकट, और मिल रहे थे तो ब्लैक में, इतना पैसा था नहीं। तो आखिरकार चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई, उसने उनको पहचान लिया। तो पिताजी को बोला कि आप लोग 4 दिन से भटक रहे हैं, आपको जगह नहीं मिली क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बेटे का दिल टूट जाएगा, हम इंदौर से आए और इसको किसी तरह अंदर हो जाए तो अच्छा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं इसको अंदर ठेल देता हूँ, चाय पान के समय जो भीड़ बाहर आती है ना मूंगफली और चाय पीने, तो उनके साथ में मैं इसको अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए 13 साल की उम्र थी, मुझे पता भी नहीं था कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे, मतलब इसकी इतनी संवेदनशीलता ही नहीं थी। मैं तो बस खुशी से अंदर चला गया और खुश हो गया। अंदर जाके जो देखा तो होश उड़ गए। मतलब जिन लोगों के मैं फोटो इकट्ठी किया करता था अपने एल्बम में, नॉर्मन ओनील, नील हार्वे, रे लिंडवाल, इतने बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी कि जिनके मैं सपने देखा करता था, वो हूबहू दिखाई दे रहे थे और सभी को मैंने देखा, बड़ी खुशी। और तब मेरी नजर ऊपर कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी, तो मैंने देखा क्या जगह है, यहाँ से तो बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है, स्विंग और कट और स्पिन और सब कुछ गेंद की लाइन में है। मैंने लोगों से पूछा कौन कमेंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई बॉबी तेलियार खां और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मेरे मन में एक हसरत सी उठी कि क्या मैं कभी यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसे ही एक जंगली सपने की तरह। और जंगली सपने की मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिए जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं। अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच की कमेंट्री मैंने उसी ब्रेबॉर्न स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से की। खैर ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये होगी, किस्मत भी अच्छी थी, भाग्य भी अच्छा था, तब हिंदी में कमेंट्री होती नहीं थी। अब देखिए लोग कहते थे कि 22 यार्ड्स का खेल, FPS सिस्टम का खेल है, फुट पाउंड सेकंड वाला खेल है, इसमें हिंदी का क्या काम। 22 यार्ड से जो खेल शुरू होता, तो फिर तभी ये मैंने ये भी सोचा कि हिंदी में कमेंट्री कैसे होगी। क्या स्क्वायर लेग को वर्गाकार पैर कहेंगे, क्या मिड विकेट को क्या कहेंगे, या सिली मिडॉन को क्या मूर्ख मिडॉन कहेंगे, या फाइन लेग को चिकने पाँव कहेंगे, क्या कहेंगे आप इन चीजों को। तो बड़ा सोच पे हिंदी में कमेंट्री हो ही नहीं सकती थी, ऐसे सोचते थे लोग। तभी सरकार का एक आदेश आया कि हिंदी में कमेंट्री होनी है। ये 1968 की बात है, तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता ही था। देखिए मैं शक्ल से लगता नहीं हूँ पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो जैसे ये पता चला कि कमेंट्री होनी है, और मैं कुछ अखबारों में लिखा करता, तो मैं चला गया। मुझे याद है कि मैं चूंकि गरीबी के दिन थे तो हाफ पैंट पहनकर ही चला गया था आकाशवाणी के स्टूडियो। तो मैंने कहा कि सर यू आर लुकिंग फॉर सम हिंदी सम कमेंटेटर्स, आई वांट टू डू कमेंट्री। तो उन्होंने पहले मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, मुझे अभी तक याद है, उनकी शक्ल भी याद है। फिर मुस्कुराए, उनकी जो टेढ़ी मुस्कुराहट भी मेरे मगज में आज तक शामिल है। और तब उन्होंने कहा बॉय सिंपली गेट आउट, आप जाओ यहाँ से। बोले कमेंट्री ऐसे होती क्या, 17-18 साल के लड़के हो, तुम्हारे कमेंट्री होती 45 साल के अनुभव, 40 साल के अनुभव से। उन्होंने मुझे भगा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई कमेंटेटर मिला ही नहीं उनको, और दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री करनी थी। फिर ढूंढ मचाई कि एक पागल सा लड़का आया था देखने, वही कर सके शायद। तो फिर ढूंढा उन्होंने, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और मुझे बुला कर ले गए। फिर मैंने कमेंट्री करके, मैं क्या अंग्रेजी कमेंटेटर्स की नकल करता था बचपन में, तो मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई, तो वो बड़े प्रभावित हुए। बोले आप तो बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, लेकिन हमें कमेंट्री हिंदी में करनी। अब हिंदी में तो मैंने कभी कमेंट्री सुनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा सर मैं तो कभी सुना नहीं, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। क्या कमेंट्री करके बताई, अच्छी तो नहीं की होगी, लेकिन उनको लगा कि ये पागल लड़का काम चला लेगा किसी तरह। तो फिर मुझे चुन लिया गया और मैंने पहले कमेंट्री की। और सच मानिए, जैसे चाय के प्याले में तूफान आ जाता ना, वैसा ही हुआ। सारे अखबारों में इतनी आलोचना की। एक अखबार ने लिखा कि जिंदगी भर भी कमेंट्री करें तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकते,
किसी ने लगा ये क्रिकेट की हत्या हो गई है, किसी ने कहा इंग्लिश खेल का इससे बुरा सलूक कुछ हो ही नहीं सकता, ये हिंदी कमेंट्री। तो बड़ी आलोचना हुई। हमारे कोमल मन है ना, देखो 17-18 साल के लड़के कितनी कोमल भावनाएं होती है, तो बड़ा मन दुखी हुआ और पिताजी भी दुखी हुए। उन्होंने कहा यार देखो अपने पास पैसा भी नहीं, अब तुम तो नाम भी कमा रहे, तो ये क्या कर रहे हो, या तो सीखो और खुद कुछ करने की कोशिश करो, अपनी शब्दावली खुद बनाओ। तो फिर मेरे मन में बात घर करके कि मुझे अब दिखाना है कि मैं कमेंटेटर बन के दिखाऊंगा। तब पिताजी ने एक बात कही कि तुम ये सोचने की अंग्रेजी में सोचना बंद करो, एक तो हिंदी में सोचो कि कोई बैट्समैन कर क्या रहा है, अगर उसकी हरकत क्या हो रही है उसको हिंदी में बोलो। अपने को सत्य तो बोलना है, सच बोलना है, जो दिख रहा है वो बोलना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो फिर मैंने जैसे स्क्वायर कट का सोचा कि क्या करता है, तो मैंने देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, जो बैट्समैन है अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और स्क्वायर कट करता है 4 रन के लिए। ये जो मेरी भाषा जो बनी ना, तो इसमें भाषा भी बन गई और शैली भी बन गई। ऐसे हर स्ट्रोक के लिए मैंने शब्दावली बनाई। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि कोई कमेंट्री नहीं करता था, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा विद्यार्थी तो था नहीं, बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं था। इंजीनियरिंग मैंने 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास की। तो अगर उस समय जो विद्वान तो था नहीं, मैं जो लोगों की नकल करता, अगर कोई करता होता तो अच्छा हुआ, कोई नहीं करता था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी शैली, मेरी भाषा और मेरी शब्दावली वो खुद की एक पेटेंटेड टाइप हो गई कि लोग पहचानते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कमेंट्री कौन कर रहा है। तो ये एक ऐसा नहीं कि मेरे कुछ इंटेलिजेंस है, मेरा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक अच्छा काम अपने आप हो गया। इसमें मेरे पिताजी इसीलिए कहते थे देखो कितनी भी सफलता हासिल कर लो, जब मैं सफल हो गया तो वो कहते थे कि कभी मत सोचना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो या बहुत प्रतिभाशाली हो। तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग दुनिया में मौजूद है, लेकिन शायद उनको मौका नहीं मिल रहा। हमेशा ये समझना कि इतना बड़ा देश, लाख करोड़ों लोग, प्रतिभाएं बेशुमार और अवसरों की इतनी कमी, ये सब है, उसके बावजूद भी तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमेंट्री कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रतिभा से भी ज्यादा ईश्वर का योगदान है, ये कभी मत भूलना। इस बात ने मुझे जिंदगी भर विनम्र बनाए रखा। इस तरह से ये कमेंट्री। सर, जब लाइव मैच की कमेंट्री करते हैं हम, तो कई से चैलेंजेस आते हैं, उनसे आप कैसे डील करते हैं और उसको रोचक बनाने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, कमेंट्री पहली बात तो ये है कि एक ऐसी कला है जो सत्य बोलने की आदत आप में होनी चाहिए। अगर कमेंट्री करना, 2 बातें, एक तो महसूस करो जो कुछ आप देख रहे हो। देखिए, आपको सत्य बोलना है। सच बोलने में क्या होता है कि अगर आपका हृदय साफ है तो सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं ना जब भी, या मिलावट करके कोई बात बोलते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि पहले क्या कहा था। झूठ हमेशा इसीलिए पकड़ा जाता है कि पुरानी बात याद नहीं रहती कि पहले क्या कहा। तो यही सोचा कि सत्य बात करनी है। और इस मामले महाभारत के जो संजय थे, उनसे बड़ा सत्यवादी तो कोई था नहीं। जो दुनिया का लोग कहते हैं कि जॉन ऑर्लट पहले कमेंटेटर थे या एलन मैकगलबरी पहले, मैं तो समझता हूँ कि महाभारत के जो संजय थे वो पहले कमेंटेटर थे, जो हस्तिनापुर के महाराज को बता देते थे युद्ध का पूरा वर्णन, जो कि अंधे थे। अगर अंधे आदमी को आप चित्र खींच सको उसके दिमाग में, जहन में, शब्दों द्वारा, उससे बड़ा कमेंटेटर तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो उन्हीं को दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कमेंटेटर मानता हूँ। एक अनुभवी क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में आप खेल के नए ट्रेंड्स और बदलते मोड़ों के साथ कैसे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, मैं तब भी कमेंट्री करता था जब 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, तब भी कमेंट्री की जब 50-50 ओवर क्रिकेट, अब T20 क्रिकेट हो रहा है, तब भी कमेंट्री कर रहा हूँ। अभी करंटली सभी कमेंट्रीज मैं कर ही रहा हूँ, दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे कर रहा हूँ। तो 500 से ज्यादा टेस्ट मैच, 500 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल का, मतलब मुझे तो आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ इट। तो इतने कर चुका हूँ। इसकी मूल बात, एक बार मेरा बेटा जो ना सफल उद्योगपति है, तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस।
तो उसका जो जवाब था उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा बाय नॉट कमिंग टू माय बिजनेस। तो मैं समझ गया कि ये जो है ना पीढ़ियों का अंतर है। अगर अपना सोच नहीं बदलेंगे, वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलोगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। वो हमारे बेटे की इस बात से भी मैंने बहुत सीखा। हालांकि उसने कहा ऐसा कि जो किसी दूसरे पिता को शायद बुरा लगता, लेकिन मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसके बाद से मैंने सोचा टेस्ट मैच की कमेंट्री करना तो गहराई से करना, वनडे और सीमित ओवर्स की करनी है तो रोमांच ज्यादा डालना है, तो एक कमेंट्री अलग अलग करेगा तो मतलब इर्रिलेवेंट नहीं रहना। वक्त के साथ अपने को अगर हम नहीं रहते आप पीछे छूट जाएंगे। जब कोई भी मैच चल रहा होता है और आपकी फेवरेट टीम खेल रही है, से इंडिया का मैच है, तो आप अनबायस्ड कमेंट्री कैसे कर पाते हैं? यही बात है कि ये ट्रेनिंग होती है दिमाग में, आप ये अनुभव से आता है। आपका कहना ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। भारत आ रहा, आपका मन दुखी है। शुरू में जब मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे याद है बेंगलोर में एक टेस्ट मैच कर रहा था सुनील गावस्कर ने, जिसमें 96 रन बनाए थे और भारत आपको याद होगा पाकिस्तान से हार गया था 16 रन से। मैं कमेंट्री कर रहा था उस मैच की और बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा कि भारत भले ही टेस्ट मैच हार गया, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट भारत ने खेला उससे क्रिकेट जिंदा रहा, ऐसा मैंने कुछ कहा। तो शाम को गावस्कर ने मुझे पकड़ लिया। उस समय क्या होता था, खाली दूरदर्शन ही चलता था और तो कोई चैनल थे नहीं, या तो रेडियो होता था या दूरदर्शन। तो उनके घर वाले बता देते थे कि आज कमेंटेटर ने क्या कहा। तो शाम को ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक बात कही कि कभी ये मत कहो कि भारत अच्छा खेल कर हारा, क्योंकि इफ यू हैव लॉस्ट यू हैव प्लेड बैडली। पहली बात ये। दूसरा ये कि जब आप कहते हो ना कि संघर्ष करके हारा, तो आप यू आर ग्लैमराइजिंग डिफीट, आप डिफीट को महिमा मंडित कर रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर डिफीट को या पराजय को महिमा मंडित करोगे ना तो आप बार बार पराजित होगे। तो ये बात उनकी मेरे मन में घर करके मैंने तब अपने आप को इस तरह से ढाला कि मैं निष्पक्ष रहता हूँ। कोई बहुत बड़ी सीरीज के लिए, जैसे वर्ल्ड कप हुआ या कोई बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? नहीं, एक तो क्या रहता है कि देखिए डाटा तो आजकल सब जगह टेलीविजन पर तो आते ही है, खुद ही करते ही जाते हैं और इतना भक्ति नहीं रहता है कि अलग से आप कुछ बोलें। वही बोलते हैं, तब तक पिक्चर तो बदलता रहता है ना। आपको वाक्य छोटा करके और जो पिक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से कमेंट्री करनी पड़ती है। अब देखिए कुछ घटनाएं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं आज क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अपनी बातें जो है ना मुंह से कभी मत जवाब देना। जवाब देना अपनी कला से। अगर आप गायक हो तो अच्छा गाकर अपनी कला को बताओ, संगीतकार है तो संगीत अच्छा, चित्रकार है तो अच्छा चित्र बनाओ, और क्रिकेटर है तो रन बनाओ या विकेट लो। एक छोटी सी कहानी है नरेंद्र हिरवानी की जो मेरे साथ सामने ही घटी है। वो पहला टेस्ट मैच जब खेल रहे थे ना, आपको याद होगा, नरेंद्र हिरवानी का नाम तो सुना है ना सभी ने। पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और मैं उस टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहा था। अब्बास अली बेग और मैं था, बिशन सिंह बेदी थे, एमएल जयसिम्हा भी थे उस मैच में। हम लोग कमेंट्री कर रहे थे और हम लोग क्या पिच पर सुबह देखने जाते हैं कि पिच कैसा है, नरम है कि कड़क है, बॉल ऊंची उठेगी या स्पिन लेगा, ये पिच पर अनुमान लगाने के लिए जाते हैं। तब एक बहुत बड़े क्रिकेटर बम्बई के थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके इंदौर का लड़का है हिरवानी है और इसको खिला लिया, क्योंकि लोगों ने बहुत सिफारिश की थी। ही इज गोइंग टू बी वन टेस्ट मैच वंडर, और एक टेस्ट मैच के बाद उसका नाम आप कभी नहीं सुनोगे, उन्होंने कहा। खैर टेस्ट मैच शुरू हुआ और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, विवियन रिचर्ड्स खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के लिए। टेस्ट मैच शुरू हुआ और बाद के बाद में उस लड़के ने 16 विकेट ले लिए और एक विश्व कीर्तिमान बना दिया। अब मैंने सोचा कि उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो कि कह रहे थे कि ये तो ही इज गोइंग टू बी वन टेस्ट मैच वंडर। में उनको नीचे से पकड़ कर लेकर आया, उनका दूरदर्शन पर इंटरव्यू किया, उनको पूछा कि हिरवानी के बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें टीम में चुना था उसी दिन मुझे मालूम था कि कोई लड़का भारत को टेस्ट मैच जिता सकता है तो यही लड़का जिता सकता है। तो क्या होता है कि जब आप सफल होते हैं ना, दुनिया आपके कदमों में लौटने लगती है। जब आप कामयाब होते हो तो आपकी बात सुनी जाती है और तभी आपका खिलाड़ी होना सफल है। तो मैं खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूँ कि
कभी ये कहने की कोशिश मत करो कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। आपका प्रदर्शन, आपकी अभिव्यक्ति जो कला है, क्रिकेट भी एक कला है। आप बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते हो ना, ये आर्ट है। और कला की जब अभिव्यक्ति करते हो तब आपको एहसास होता है कि एक बहुत पवित्र काम कर रहे हो, और तभी आपकी बात सुनी जाती है। अब एक और दूसरी बात साहस की, जो आप कह रहे हैं ना, विभिन्न दौरों में हम जाते हैं और बड़ी साहस की बातें ऐसी सामने आती है कि आप अचंभित रह जाते हैं। तब लगता है कि ये कमेंट्री का जो एक पेशा तो नहीं कहूँ, कमेंट्री का जो मोहब्बत है, ये अपने आप में एक अलग तरह की मोहब्बत है। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप कभी भूल नहीं सकते। पाकिस्तान में 2 बार गया, 1978 और 1982, दोनों बार। इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, दोनों बार शुरुआत के दोनों में मुझे भेजा गया था। तब रेडियो पे ही होती थी कमेंट्री, तो मुझे ही भेजा जाता था। सभी इंडिया, इंग्लैंड वगैरह सब दौरों में मैं ही जाता था। तो पाकिस्तान 1982 भारत तो हार रहा था पूरी तरह से, लेकिन क्या संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो शाम के वक्त क्या एक दिन पार्टी, फतेह सिंह गायकवाड़ जो हमारे बड़ौदा के महाराज हैं, वो उनका बड़ा रसूख था पाकिस्तान में, और इसीलिए उनको भेजा था। तो सब लोग उनको जानते थे, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। तो एक पार्टी हम लोगों ने दी भारत की तरफ से की, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने रसूखदार लोग थे सबको बुलाया। लाहौर की बात है। तो उस कमेंट्री के वक्त जो, अब चूंकि मैं तो कर रहा, शाम का वक्त था, तो मैं भी खड़ा हो गया। लड़का ही था तब, छोटा था, 28-29 साल का रहा होगा। खड़ा हो गया, गावस्कर खड़े थे, फतेह सिंह गायकवाड़ अगवानी कर रहे थे सबकी, और गावस्कर भी चूंकि भारतीय टीम के कप्तान थे, वो भी अगवानी कर रहे थे, और काफी बड़े बड़े लोग आ रहे थे। तभी एक हल्ला हुआ कि वो आ गई, वो आ गई। अब मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कौन आ गई भाई, कोई सितारा आ गई कि कौन आ गई। तो और बड़ा हल्ला सब तरफ चल रहा, गहमा गहमी हो गई कि वो भी आ गई, सब चलो देखो वो आ गई। एक हमने देखा, एक मिडिल एज्ड वुमन, ग्लैमरस लुकिंग, यू नो, वो आगे इर्द गिर्द बड़ी भारी भीड़, और वहीं वहाँ पर, और मुझे पहचाना नहीं मैं तो, लेकिन वो गायकवाड़ साहब पहचान गए। उन्होंने तुरंत ही उनका परिचय कराया कि ये गावस्कर साहब है, भारतीय टीम के कप्तान हैं, और दुनिया इनकी बड़ी कद्र करती है, दुनिया के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप तो इनको जानती ही होंगी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो इमरान खान और जहीर अब्बास को जानते हैं। उन्होंने कहा, तब गायकवाड़ साहब ने कहा कि सनी भाई आप तो इनको जानते ही होंगे कम से कम, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है। गावस्कर जितने छोटे करते हैं ना, उतने ही जमीन के अंदर भी हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं। तो ये बात देखिए, वहां पर माशाल्लाह लगा हुआ, लोग घबराते थे, बातचीत करने में भी 1 मिनट में गिरफ्तारी हो जाती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन विरोधी देश में जाके इस तरह से बात करना और साहस के साथ कह देना, जो मेरे चूंकि मैं पास में खड़ा था, जो चश्मदीद गवाह था, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसा कोई इंसिडेंट आप हमें बताएं जिसने आपके करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा? नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में गया था, और 1977-78 में, और 3 महीने का ट्रिप, मतलब 6 टेस्ट मैच, और हर टेस्ट में दो टेस्ट मैच बराबरी में हुए, और 5 टेस्ट मैच थे, और आखिरी टेस्ट मैच का वक्त था। तो वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसमें क्या था कि पड़ोस में हमारे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में कीथ मिलर, जो क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से अगर नाम गिने जाए तो प्रथम 5 में उनका नाम आज भी ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर, तो उनके फोटो इकट्ठे करता था मैं। तो वो ABC के लिए कमेंट्री कर रहे थे। तो मैं क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार गए ना, तब अंग्रेजी के अलावा उन्होंने भी किसी भाषा में कमेंट्री नहीं सुनी थी, और बड़ा लोग हमको देखते आते थे कि अजूबा, कोई विचित्र भाषा में कोई बात कर रहा है। अखबारों में छपता था कि एक लड़का आया, छोटा लड़का 27 साल का था, एक लड़का आया, बड़े तेजी से बोल रहा है, जैसे मुंह में मोटर लगी है, बहुत तेजी से बोल रहा है, पता नहीं किस भाषा में बात कर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई भारतीय बड़े खुश होते थे कि भारतीय भाषा में, हिंदी में कोई बात कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूँ या नहीं,
मैंने कहा चलो मौका मिल गया है ऑस्ट्रेलिया घूमने का तो चलो, लेकिन दिल से काम करता था, ये बात जरूर है। एक बार माइक्रोफोन आता था ना, लगता था कि कुछ अलग, मेरा रूप ही बदल जाता। देखिए आई एम ए वेरी नर्वस काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन माइक्रोफोन आता है ना तो बात बदल जाती है, आवाज़ ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक रहता है। तो इस तरह से शुरुआत, जैसी कमेंट्री एक बार मैंने सेशन किया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो देखा कीथ मिलर खड़े हैं पीछे, तो मेरे तो होश उड़ गए। तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड वॉट एवर यू हैव सेड, बट वन थिंग आई कैन टेल यू कि वॉट एवर इज कमिंग इन टू माई ईयर्स इज वेरी स्वीट। ऐसा उन्होंने कहा, और वो अखबारों में भी छपा, भारत में भी काफ़ी जगह छपा, और तब टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने भी काफ़ी लिखा कि इट इज़ दी हिंदी कमेंटेटर विच इज़ विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, यू नो। तो वो एक मतलब ऐसा 27 साल के लड़के खुशी का आप ठिकाना समझो कहाँ से शुरू किया था, और साथ साथ में बिजनेस भी अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। तो एक जिंदगी का अलग मजा, ऐसा लगता है ना जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा। देखिए एक बार मुश्ताक अली साहब का, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे 1936 में इंग्लैंड की भूमि पर जिन्होंने शतक लगाया, पहले भारतीय, और वो भी इंदौर के थे। तो उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि देखिए बात ये है, बड़ी भारी, बहुत 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ के बीच में उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर को भेजा है गाना गाने के लिए, मुझे भेजा है बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने के लिए, और इस नौजवान को मेरी तरफ इशारा करके, सो काइंड ऑफ हिम, आज दुनिया में नहीं है, शायद मेरा मन रखने के लिए ऐसा कहा होगा। तो उन्होंने कहा और इस लड़के को भेजा है हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए। तो ये 2-3 कमेंट्री जो है ना, ये जिंदगी में कभी भूलता नहीं है। और ये कहानी बच्चों को, पता नहीं विराट कोहली की कहानी पता है कि नहीं आप लोगों को, नहीं पता हो तो आप सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये विराट कोहली होने का मतलब क्या है, कोई होता कैसे है। देखिए बिल्कुल मध्यम वर्गीय लड़का, जैसे आपके माता पिता लाते हैं और स्कूटर पे लाना, और वो दिल्ली के छोटे से वकील, और दिल में ये तमन्ना कि मेरा लड़का क्रिकेटर बन जाए, तो रोज स्कूटर पे ले जाना। और राजकुमार शर्मा जो उनके कोच थे, वो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने ही मुझे पूरा बताया किस्सा। तो उनको ले जा, उनके पास गया, 8 साल की उम्र थी, और राजकुमार शर्मा को कहा कि बच्चे को, ये बड़ा पागल है, इसको सिखाइए। बोले हम तो 12 साल से कम लड़के को क्रिकेट सिखाते नहीं। उन्होंने कहा नहीं, एक बार देखे तो सिर्फ देखा तो वो छोड़ गए। उन्होंने कहा अभी तो 12-13 साल के बच्चों से बेहतर क्रिकेट खेलता है, तो इसको तो मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो बोले फिक्र मत करो, आपने मुझे कोहिनूर हीरा दिया है, इसको मैं तराशूंगा। तो उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। बाद की बात में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू कर दिया उसने, इतना तेजी से आगे बढ़ा जिस तरह के स्ट्रोक्स वो खेलता था। तो रणजी ट्रॉफी खेला, पहला मैच असफल हो गया, और उसको कहा कि अब तो करियर खत्म, बाहर कर देंगे, जैसा कि होता था उन दिनों। लेकिन बड़ी मुश्किल से लोगों ने समझाया कि भाई क्रिकेटर अच्छा है, इसको एक मौका और दो। दूसरा मौका, कर्नाटक के खिलाफ मैच, 100 रन पे 4 विकेट गिर गए दिल्ली के, कर्नाटक का स्कोर 400 के ऊपर, और विराट कोहली 40 या 42 रन पर नॉट आउट। अब रात को क्या हुआ कि उनके जो पिताजी है ना, जो पूज्य पिताजी जिन्होंने सपना देखा था कि भारतीय क्रिकेटर बनाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ गया, और रात को ही उनकी मौत भी हुई। He died on that night. You know, बहुत कोशिश की, और ये लड़का उनको मुंह में फूंक दे रहा, बाबूजी उठो, पिताजी उठो। उठे, डेथ ही हो गई, तो कहाँ से उठते। अब वो लड़का देखो समझ में नहीं आया क्या करे, तो उसने अपने कोच को फोन किया, राजकुमार शर्मा जी को, कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो कोच ने कहा देखो 2 तरीके हैं, एक तो ये कि जैसा हर बच्चा करता है, पिता की मौत से बड़ा नुकसान तो कुछ होता नहीं, या तो दुख मनाओ और छोड़ दो मैच, और दूसरा तरीका ये है कि मैदान संभालो, दिल्ली की टीम को बचाओ, और अपने पिताजी का सपना पूरा करो जो चाहते थे कि तुम बड़ा क्रिकेटर बनना। तो वो लड़का, अगले दिन सबने सोचा ये तो आ ही नहीं सकता। तब देखो मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ, आप लोग सब लड़कियां भी बैठी हैं। उनकी माता ने एक बात कही, सरोज जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए तुमने बेटा पिता खोया तो मैंने अपना पति खोया, एक काम करो जाके खेलो, तुम अच्छा क्रिकेट खेलो
और शाम को आकर पिता की चिता को अग्नि देना। तो लड़का जाता है, अब जिसने अपना पिता खोया वो लड़के के दिल में कैसी आग होगी। 90 रन बनाए उसने और टीम को, और आउट भी उसको अंपायर ने गलत ही दे दिया। बाद तक झगड़ देगा कि मुझे तो गलत आउट दे दिया है ना, मासूम लड़का। लेकिन वो 90 रन बनाए, पिता की चिता को अग्नि दी। बाद में आके ऐसे विराट कोहली बनते हैं। लोग सोचते ना कि विराट कोहली करोड़पति हो गया, पैसों में खेल रहा है, अनुष्का शर्मा से शादी हो गई है, दुनिया में सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन विराट कोहली बनने के पीछे जो त्याग, जो तपस्या और जो कुछ झेलना पड़ता है, वो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सर, ऐसे कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी या कोई ऐसी टीम जिसके ऊपर कमेंट्री करने में आपको खास करके बहुत मजा आता हो? देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच तो मैं हमेशा कहा भी करता हूँ, कमेंट्री के दौरान भी कहता हूँ कि दिलचस्पी के मामले में सब मुकाबलों का बाप होता है ना। इससे बड़ा मैच तो, क्योंकि भारत चाहता है पाकिस्तान को हराए, पाकिस्तान चाहता है। वो उन दिनों याद है जब 1978 के आसपास जब पाकिस्तान भारत को हराया करता था, तब पाकिस्तान दौरे में इमरान खान खुद, मेरी स्वयं कितनी ही बार बात हुई, बोले यार एक काम करते हैं, कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान पर कर लेते हैं। मैं आजकल यही कहता हूँ कि आजकल कर ले, भले से आ जाए। तब बात अलग थी, आज दौर अलग है। आज क्रिकेट टीम हमारी बहुत ऊंची है। तब लगा तो टेस्ट हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे, आजकल तो तेज गेंदबाज इतने, दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाज। भारत में भी हम जैसे कहते हैं ना, आग का मुकाबला आग से कर सकते हैं, तो वो बात भारत में हो गई। तो इसलिए हमारी टीम अच्छी हो गई और क्रिकेटर्स भी। इतना पैसा, देखिए हर बच्चे को आज पैसा, तो रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी फारूक इंजीनियर बीच में मिल गए तो बता रहे थे, भाई साहब क्या बताएं, उन दिनों 4 दिन का टेस्ट मैच होता था, चौथे दिन लग रहा है कि मैच खत्म हो जाए, तो हम चाह रहे थे यार भले 5वें दिन जीते, लेकिन 250 रुपए जो मिलते थे उन दिनों, 5वें दिन भले तो एक बॉल तो हो जाए तो 250 रुपए और मिल जाएंगे। ये दिन था। और मैन ऑफ द मैच को किसी को टोस्टर मिल रहा है, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को, किसी को 2-in-1 मिल रहा है, 2-in-1 प्राप्त हो गया, आज घर पे ले जाके दिखा रहे। तो टाइम वाज डिफरेंट। आज वक्त बदल गया, रखा है। पहले कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, खेल में क्या रखा। वक्त बदल गया और वक्त के साथ लोग भी बदल गए, परिभाषा बदल गई, लोगों का नजरिया बदल गया। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो पंडित ने कहा था कि किसी को बताना मत कि तुम कलाकार हो, लोग शादी नहीं करेंगे, कलाकार भूखे मरते हैं बोले। तो ये कटवा दो, तो काट दिया। जैन लोग हैं हम लोग, तो वो कटवाया। तो ऐसा भी वक्त होता था, लेकिन आज वक्त बदल गया। आज कमेंटेटर को भी अच्छा पैसा मिलता है, कभी 15 रुपए दिन में भी कमेंट्री की, कभी अभी 65,000 रुपए दिन में भी करते हैं। तो अलग अलग वक्त होता है, लेकिन वक्त बदलता रहता है। इंसान को नहीं बदलना चाहिए, इंसान को विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। एक छोटी सी कहानी, और आपको कहानियों का दौर चल रहा है। तो एक बार साउथ अफ्रीका में बैठे थे कमेंट्री करने, 1996-97 में स्टार टीवी के लिए कमेंट्री करने गया था। तब शाम के वक्त हम लोग साथ में बैठते थे, कई दफ़े किस्से कहानियाँ ऐसी, मोहिंदर अमरनाथ थे, यशपाल शर्मा थे, और मनिंदर सिंह थे, और सब लोग हम लोग साथ में बैठते थे। और एक दिन बात हो रही थी, सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ी ऐसी बात की जो आप भी चौंक जाएंगे। लोग समझते हैं बड़े पेशेवर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग भी कहीं ना कहीं से इंसान हैं। तो तब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन है, और लोग सनी भाई आ गए, बड़ा खुश हो, लोग समझते हैं कि हम बड़े खुश हो। मैं तो समझता हूँ कि 4 आदमी ये भी कभी बोलने वाले मिल जाए कि ये अच्छा आदमी था, तो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि इसमें कितना फिलोसॉफिकल रुख है कि पैसे वाले आदमी होने से या लोकप्रिय आदमी होने से बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। तो अच्छे आदमी की हर उम्र में, हर दौर में कद्र होती है। बिल्कुल सही। अब जैसे हम बदलते वक्त की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी, अब आज के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। कमेंट्री को ये कैसे प्रभावित करती है टेक्नोलॉजी? नहीं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए टेलीविजन पर कमेंट्री करते वक्त तो क्या होता है कि जैसे DRS लिया जाता है ना, तब अंपायर की आवाज़ के लिए चुप हो जाना पड़ता है कि अंपायर अब क्या कह रहा है, ये सुनेंगे लोग।
तो अंपायर की आवाज फिर टेलीविजन पर आती है कि अब ये फ्रेम बताइए, अभी जैसे आप लोग सुन देखते हैं ना। तो अभी क्या है कि पहले जब रेडियो पर कमेंट्री करते थे ना, तो हमारी आवाज ही नायक होती थी, हमारी आवाज ही नायक होती थी, उसी के जरिए चित्र खींचता था। आज टेलीविजन जब आ गया है तो चित्र तो दिखता है, अब आपको कुछ ऐसा बताना है जो लोग देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपको कुछ समझाना है। तो रिची बेनॉफ इसीलिए कहते थे कि इफ यू कैन नॉट एड टू द पिक्चर प्लीज शट अप। कमेंटेटर्स के लिए कहते थे कि अगर आप जो दिख रहा है पिक्चर उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं बता सकते वो जो अद्भुत है। इसीलिए तो इयन चैपल जैसे कमेंटेटर्स या संजय मांजरेकर जैसे या फिर सनी भाई जैसे कमेंटेटर ये कुछ ऐसा बताते हैं जो अलग है। ऐसा नहीं कि जो 25-50 विकेट लेने वाले जो आजकल बोल रहे हैं ना, वो तो हिंदी भाषा के साथ बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। हिंदी की बात भी हो रही है आज, तो बात कर ही लेनी चाहिए कि एक मैंने अपने कानों से सुना, एक कमेंटेटर जो आजकल क्रिकेटर्स का जमाना चल रहा है, क्रिकेटर्स को पैसा दिलवाने के लिए बीसीसीआई सब इन्हीं से कमेंट्री करवा रहा है। तो एक खिलाड़ी डाइव करने गया, तो आजकल ग्राउंड अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी डाइव जैसा किया तो अलग एंगल से डाइव हो गया तो लग गई इसको, तो लड़खड़ाने लगा। तो हमारे कमेंटेटर जो आजकल हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनका चाल चलन खराब हो गया है, आप समझे ना, तो चरित्र खराब कर दिया बेचारे। तो उन्होंने सोचा तो ठीक, अंग्रेजी में सोचा होगा चाल लेने चलना, चलन है ना, चाल लेने किस तरह चल रहा, चलन है चलने के तरीका, तो ऐसा सोचकर चाल चलन खराब। फिर कहते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं कि व्हेन ही डिपार्टेड सो मेनी रन्स वेयर स्कोर्ड। तो उन्होंने एक हिंदी हमारे क्रिकेटर महाशय ने कहा कि जब वो गुजर गए, तो आप सोच रहे कि यार गुजर गए, तो अचानक कमेंट्री कोई सुनने जाए, ये गुजर गए। किसी ने कहा कि सारे दर्शक खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी शतक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा हिंदी की जितनी टांग तोड़ी जा सकती सब तोड़ी जा रही है। देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेजी सही बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू सही बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश सही बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच सही बोली जाती है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत बोली जाती है। और गलत बोलना तो ठीक है भाई, चलो मासूम में नहीं आता है, लेकिन गर्व अनुभव किया जाता है गलत बोलकर। कोई बात नहीं, हिंदी भी कोई भाषा है क्या? यही लोग जो हिंदी के जरिए ही पैसा कूट रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए पर डे इनको दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर नेम्स। ये कह रहे हैं कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या? हिंदी सीखना भी नहीं चाहते। इससे तो मैं VVS लक्ष्मण, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन खुद इंदौर आए, मुझे फोन किया कि सर मैं आपसे विनम्रता से कहा, साउथ इंडियन है और नॉर्थ इंडियन लोग सीखना नहीं चाहते, क्रिकेट खेली जा रही है, विकेट गिली हो रही है, सब मतलब जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग और जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, सब कुछ गलत हो रहा है। देखिए, हम यही कहते हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी यही कहता हूँ कि देखिए, आपने क्रिकेट का आपने राइट्स बेचे हैं, देश की भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये हमेशा, मैं तो कहता हूँ फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो उद्योगपति हूँ, अब तो पहले जैसी दुर्दशा तो नहीं, फिक्र नहीं करता कि नहीं कमेंट्री करने को मिले, कोई बात नहीं। लेकिन प्रतिभा की तो पहचान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुलाता ही रहता है, तो करता रहता हूँ। सर, हाल ही में जो हमारा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ बहुत ही चर्चित रहा, इंडिया हार गई, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो अभी कमेंट्री कर ही रहा था, डीडी स्पोर्ट्स पे कमेंट्री कर रहा था। मुझे 2-3 बातें जो मैंने उसमें पॉडकास्ट भी किया था और न्यूज़ नेशन पे कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे, उसमें मैंने कहा था कि एक तो पिच को गलत समझा, पिच धीमा पिच था, बहुत धीमा पिच था, तो और दोहरा उछाल था इस पिच में, ये पिच वनडे के लायक नहीं था। लेकिन अब खिलाया वहाँ पर, गुजरात में खिलाया, अहमदाबाद में, एक्चुअली ऐसे पिच पर खिलाया जाना चाहिए था जहाँ की बैटिंग विकेट हो। भारत में खेल रहे तो आपको ये देखना चाहिए था कि भारत कहाँ जीत सकता है तो वहाँ अपने हाथ में था, हम कहाँ खिला सकते हैं, कलकत्ता में खिलाते हैं, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खिलाते हैं, लेकिन वो खिलाया वहाँ पर।
तो वहां दोहरा उछाल था, कभी टप्पा खाकर ऊंची आती थी, कभी नीचे आती थी, और टप्पा खाकर धीमी भी आती थी। अब भारतीय बैट्समैन को आदत क्या थी कि आगे आकर शुरू से 10 ओवर्स में 90 रन 100 रन ये खेल रहे थे, और सभी को लग रहा था कि सभी की बॉलिंग को तो मामूली साबित करती है, तो 1 से 7 नंबर तक यही कोशिश करते रहे। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, शॉर्ट पिच गेंदें की, उनको ड्राइव करना ही नहीं दिया, और शॉर्ट पिच गेंदों में भी कभी सीम पर गेंद डाली, जो सीवन दिखती ना, एक लाइन में दिखती, कई बार सीवन आपको टेलीविजन में देखते होंगे, उससे क्या होता है ऊंची आती है टप्पा खाकर और जल्दी आती, और दूसरा क्रॉस सीम से कि ऐसी सीम चलती है, तो उस क्रॉस सीम से पकड़ के क्रॉस सीम से की, तो उससे क्या होता है टेनिस बॉल की तरह उछाल होता, टप्पा खाकर धीमी आती, तो मिक्सअप करते गए ये लोग। तो कई लोगों को लगता है यार कमिंस की गेंद पर विकेट कैसे मिल रहे हैं, वो इस तरह से मिले, सब पहले खेल जा रहे थे, गेंद बाद में आ रही थी। विराट कोहली भी इसीलिए भीतरी किनारा लगकर बोल्ड हुए, शुभमन गिल का टाइमिंग खराब हुआ, एक क्रिकेटर समझ रहे हैं, वो भी इसीलिए हुआ कि टाइमिंग गलत हो गया उनका, खेलना कहीं में और चाहते थे, मिड विकेट पे शायद पुल करना चाहते थे, मिड ऑन पर थे। तो इस तरह की उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। भारत के पास कोई प्लान बी था ही नहीं कि क्या करें, और अभी भी बात है कि कर रहे हैं कि वो कैच गड़बड़ था, और यूं देखा जाए तो स्टीव स्मिथ आउट ही नहीं थे, सबने देखा ऑफ स्टंप के बाहर उनको लगा था, तो ये तो क्रिकेट में होता है, कोई बात नहीं। लेकिन यू वेर आउटस्मार्टेड। मेरे को तो क्या लगा कि टीम तो आपकी अच्छी थी, लेकिन आपको अक्लमंदी से हरा दिया गया, और टॉस बाद में तो पिच काफी ठीक हो गया। फ्लड लाइट में क्या होता है, बाद में ओस गिर गई, ओस में क्या होता है कि गेंद गीली होती, थोड़ी गेंद गीली जो होने से क्या स्पिनर्स भूमिका से बाहर हो जाते हैं। स्पिनर एक तो हाथ में पकड़ नहीं आती, दूसरी बात पिच पर से पकड़ नहीं रहती, गेंद टप्पा खाकर तेज आती बैट पर, तो स्ट्रोक प्लेइंग के लिए बहुत अच्छा। ये आप भी कभी देखो तो आपको ये सोचना कभी मजा आएगा, जब पिच गीला हो जाता है ना, इस तरह से होता है, तो स्पिनर्स काम नहीं करते हैं फिर। तो एक तो स्पिनर्स काम नहीं किए हमारे दोनों ने, और तेज गेंदबाजों की गेंद स्किड होती है, तब जो थोड़ा सा गीली होती है ना गेंद, स्किड होने से बैट्समैन को आसानी हो। तो इस तरह से भारत हर तरह से पराजित हो गया उस दिन। वी वर आउटस्मार्टेड, नॉट आउटक्लास्ड, बट वी वर आउटस्मार्टेड, जिसको कहते हैं ना, सोच से हार गए हम। जी बिल्कुल। हमारी ऑडियंस को हम इनवाइट करते हैं, आई एम श्योर उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सर ये बताएं, आपने ऐसे आप उदयपुर के किसी हम आपने एक्चुअली तो मैं प्रतापगढ़ राजस्थान का हूँ, हम भी राजस्थान के हैं, उदयपुर से भी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं हम लोग। तो प्रतापगढ़ के घर में मारवाड़ी में ही बात करते हैं, घर में हम लोग। तो लोग मुझसे पूछते भी है कि आपकी आवाज में मिठास कहाँ से आती है, तो मैंने कहा भाई प्रतापगढ़ राजस्थान की मिठास, मिठाइयों की मिठास है। तो उदयपुर ने भी कई टेस्ट क्रिकेटर दिए हैं और अच्छे क्रिकेटर दिए हैं, तो कोई ऐसा कोई आपका नरेशन है उदयपुर टेस्ट क्रिकेटर? उदयपुर में मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उदयपुर में रहते थे, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी ये उदयपुर में बिजनेस करते थे, फिर वहां से चले गए प्रतापगढ़ से फिर मेरे पिताजी आ गए, पढ़ गए थे, पढ़ लिख गए थे, तो इंदौर आ गए व्यवसाय के लिए। और फिर हम तो बचपन से, मेरा जन्म प्रतापगढ़ का है, लेकिन हम बचपन से इधर ही रहते हैं, इंदौर में। सलीम दुरानी वगैरह यहाँ से थे? सलीम दुरानी तो मेरे बड़े मित्र थे, हम लोग तो साथ। सलीम दुरानी का तो किस्सा ऐसा है कि वहाँ टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में उन्होंने उनको कहा कि गैरी सोबर्स आउट ही नहीं हो रहे थे, गैरी सोबर्स और फ्रैंक वॉरेल आउट ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा, वाडेकर को कहा कि कैप्टन मुझे बॉल दे दो, ये तो मैं दोनों को आउट कर दूंगा। तो बोले कैसे आउट कर दोगे यार, पूरा दिन हो गया आउट ही नहीं हो रहे हैं। तो बोले कि उन्होंने कहा तो मुझे दे तो दो, 1 ओवर दे दो, मैं दोनों को आउट कर दूंगा। तो 1 ओवर उसने खींच कर दे दिया, पगले को 1 ओवर दे देता, उसने दोनों को आउट कर दिया और फिर कहा कि अब मुझे नहीं करनी बॉल, तुम कराओ जिसको करनी है। मतलब इतना टैलेंटेड व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम तो मान हाउस में जयपुर में कई बार उनके साथ में रुके, और मेरे साथ उन्होंने कमेंट्री भी की, एक्सपर्ट की भूमिका
2-3 मैचों में की थी। बहुत सीधे सरल आदमी, लेकिन बस अब पिट गए थोड़ा सा, कहते हैं ना किस्मत की मार, थोड़ा दारू की मार, सब तरह से मतलब, बट आदमी बहुत सरल, इतना सरल इंसान मैंने कोई क्रिकेटर को। एक मुझे याद है, एक बार ट्रेन में जा रहे थे, सुनील गावस्कर और ये गावस्कर साहब भी बता रहे थे, आपने कहा था मुझे याद आया, इतने जिंदा थी ये, आए थे वहाँ अफगानिस्तान से आए थे इनके पिताजी सलीम दुरानी। तो ये क्या ट्रेन में जा रहे थे, बड़ी ठंड थी, सुनील गावस्कर बम्बई से, बम्बई वालों को तो वैसे ही ठंड बहुत लगती, और तब तो ट्रेन का जमाना था, कोई फर्स्ट क्लास में नहीं, थर्ड क्लास में जा रहे थे सभी लोग, तब तो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स ऐसे ही जाते थे, किसी को मिलता ही नहीं था कुछ भी, तो जा रहे थे, तो रात को ठंड में ठिठुर रहे थे, और इनके पास तो था कंबल और सब, तो सलीम दुरानी ने क्या अपना कंबल और सब उसको उड़ा दिया और खुद ऐसे ही बैठी। ये सुनील गावस्कर ने बताया कितनी इंसानियत थी उस आदमी में। और मैंने देखा बम्बई टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहा था, तो 1972-73 की बात है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, और टाइगर पटौदी से कुछ रन नहीं बन रहे थे, और एक तरफ से आवाज आई सलीम भाई छक्का, जिधर से आवाज आई वहीं 2 छक्के मार दिए उन्होंने। तो दर्शकों की आवाज पर छक्के मारने वाला ऐसा मैंने प्लेयर्स बड़ा टैलेंटेड है ना, इतना टैलेंट मैंने बहुत कम लोगों में देखा, बॉलिंग हो या बैटिंग। आपका सबसे फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? जब आप कमेंट्री करते हैं तो आपका सबसे फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? सबसे फेवरेट स्टेडियम क्रिकेटर? हाँ, ग्राउंड स्टेडियम ओके। एक मुझे एडिलेड ओवल बहुत पसंद था ऑस्ट्रेलिया का, एक मेलबोर्न बहुत पसंद था क्योंकि वहां पे बहुत कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ओवल टेस्ट मैच बहुत, वहां की कमेंट्री में मेरी बड़ी लोकप्रिय हुई थी, आपको याद होगा 19 सनी गावस्कर ने छोटी सी कहानी, मतलब ओवल टेस्ट मैच 1979 में कमेंट्री के लिए भेजा गया था, और 434 रन आखिरी दिन भारत को बनाने थे, और सनी गावस्कर और चेतन चौहान ने 160 रन की भागीदारी, बड़ी भागीदारी कर ली थी, और बाद में वो भागीदारी ने मुश्ताक और मर्चेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और भारत जीत के नजदीक, और उन दिनों भारत जीतता ही नहीं था, जीतना ही था, लोगों को लगा कि भारत जीत ही नहीं सकता, सब अखबारों में आया था कि भारत बिल्कुल हार जाएगा बहुत जल्दी। अब उस समय क्या हुआ कि भारत जब 40-50 रन रह गए थे, तो मैंने देखा कुछ बूढ़े लोग वापस जा रहे मैदान से, तो मैंने पूछा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कुछ बाहर निकलकर पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा कि वी हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, और हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो रोमांच है ये आपके दिल को भारी हो सकता है, इसलिए आप बेटर गेट आउट यहाँ से निकल कर। तो मैंने तब सोचा कि जो चीज यहाँ मौजूद थी, अंग्रेज तो फिर भी भावुक नहीं होते, भारतीय तो बहुत भावुक होते हैं, एकदम से बहुत दुखी हो जाते, कोई माथा पीट लेता, कोई टेलीविजन तोड़ देता, तो मैंने कहा ये बात कहनी चाहिए। तो मैंने कहा कि शायद जिन लोगों को दिल की बीमारी है, मुझे अभी तक याद है मैंने कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया, ऐसा आवाज में कंपन लाके मैंने बोला था। और जिन लोगों को दिल की बीमारी है, शायद उनके डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हुए कि ये रोमांच अब उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है, तो शायद वो कमेंट्री सुनना बंद कर दें तो बेहतर है, ऐसा कुछ कहा था। वो आज तक लोग बोलते हैं, अभी तक इतना लोग, आज तक लोग लिखते हैं उस बात को और आज तक बोलते हैं। जब आप कमेंट्री करते हो तो आप देखते कैसे हो, करते कैसे हो? मतलब आपके पास टीवी होते हैं, पर आप अगर टीवी से देखोगे तो 6-7 सेकंड्स का तो लैग तो होएगा ना, तो टाइमिंग पे कैसे करोगे कमेंट्री? क्या आंखों से आप देखते हैं तो ग्राउंड पे देख के करते हो या टीवी पे? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है यार, क्या बात है, आप वेरी इंटेलिजेंट। व्हाट्स योर नेम, यू टेल मी। अच्छा, वेरी नाइस। तो वो क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर तो 3-4 खिलाड़ी ही बताते हैं, तो जब बॉल होती है ना तब तो हम टेलीविजन पर देखते हैं,
ताकि वो उसका सीम और कट और सब दिखता है। C1 की बात कर रहा हूँ ना कि सीम दिख रही है कि नहीं, अगर रेडियो कमेंट्री के वक्त तो दिखता नहीं था, इतनी दूर से क्या दिखेगा कि सीम कैसी है ना। वो तब, और जैसे ही वो बॉल हो जाती तब हम तुरंत मैदान देखने लगे, ऐसा 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 देखते। तो वो क्या होता है कि पूरी फील्ड दिखती। कई बार आपने देखा हो, कई क्रिकेटर्स जो शुरू शुरू में कमेंट्री कर रहे थे ना, उनको आदत नहीं थी इस तरह की, तो वो टेलीविजन पर देखो बहुत ही खूबसूरत शॉट, मगर फिर कोई प्रकट हो जाता था, कैच ले लेता था तो और बड़ा उनको शर्मिंदा होना पड़ता था कि और ये आउट ये क्या हो गया। तो ये क्या दोनों देखना पड़ता है कि कौन कहाँ है। पहले वो टेलीविजन पर दिखा नहीं उनको कि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी खड़ा, तो बोलता है खूबसूरत शॉट, और फिर वो कैच आउट हो जाता। तो बड़ा बड़ा बोले इतने बड़े क्रिकेटर हो, इनका इतना भी नहीं मालूम, ये हो जाता है। लेकिन वो इसलिए दोनों चीजें देखनी पड़ती है। एक तो क्रिकेटर्स 11 ही हमको दिखते हैं जो मैदान पे खड़े हैं, फील्डर्स। वो पिच आपने देखा वो टेलीविजन पे तो 2-3 बस वो पिच दिखाते हैं और 2-3 क्रिकेटर, तो बाकी फिर जहां बॉल जाती तब दिखाते हैं। लेकिन हम क्या पूरा देखते हैं, पूरा ग्राउंड में कौन कौन लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं वगैरह। तो आपको तो अभी आइडिया होगा बैट की स्विंग से, बैट के शॉट से, अगर कहाँ बॉल जा रहा है तो आपका तो वही फोकस चला जाता होगा सर। बिल्कुल अब इतना लोगों को तो नहीं पता पड़ता है हमको तो एकदम ही पता लग जाता है कि जैसे मान लो मिड ऑन पे खेला, मिड विकेट पे क्यों गई, तो हमको पता लग जाता है कि बैट का हैंडल जो है हाथ में थोड़ा घूम गया, मतलब एकदम पता लग जाता है। वो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत इसमें कोई बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं, अनुभव की बात है। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट जी। जय श्री कृष्णा। आपसे ये सवाल करना चाहती थी, वैसे तो आपको सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, मैं मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि हिंदी मेरी पसंदीदा भाषा है और मेरा आने का कारण यही है क्योंकि हिंदी को प्रोत्साहित करने का अभी जो भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो ये आजकल हिंदी भाषा को प्रोत्साहन कम मिल रहा है, तो इसका क्या कारण है। और आप ये बताइए कि जब आप कमेंट्री करते हैं तो आपका कोई तकिया कलाम होता होगा या कभी आपके मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाता होगा, और कब फिर आप उसको कैसे सुधारते हैं, क्योंकि आपको मैंने देखा जो आप वाक्य एकदम आप जो श्रोताओं को बांध के रखते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक जगह भी आपको गैप लेते हैं तो वो विश्राम जो है हमें मिलता ही नहीं है और आप लगातार कमेंट्री करते रहते, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। आपकी भाषा जो है वो जैसे बहता नीर है और उसमें इतनी सारे भारत की सभी भाषाएं जो देशी भाषाएं भी होती है उनके भी शब्द उसमें समाहित हैं। आपकी भाषा पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? बिल्कुल ठीक है। एक तो मैं क्या करता हूँ कि एक तो अधिकांश कमेंटेटर्स क्या होता है अपने काफी कागज ले जाते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल। मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, जैसे आज भी आया हूँ तो मेरे पास एक भी कागज नहीं है। मैं अपने आप को स्वच्छंद महसूस कराना चाहता हूँ कि वहां जाऊं तो अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको खुला छोड़ता हूँ कि जो वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जो आप पहला सोच होता है वही सर्वश्रेष्ठ, पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया और वही सच्ची प्रतिक्रिया होती है। जो बाद में सोच कर और मिला जुला कर बोलो तो वो बिल्कुल सच बात नहीं होती। एक तो ये बात है, और दूसरी बात आपका जो सवाल था कि भारतीय भाषाओं को और खास करके हिंदी को वो प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण ये है कि जितने भी जो राइट्स हैं, अधिकार दिए गए हैं, वो विदेशी लोगों को दिए हैं। अब जब आप विदेशी लोगों को अपना अधिकार दे दोगे तो उनको आपकी भाषा से क्या प्यार है? भाई आप दूरदर्शन को दो तो वो भाषा का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप दूरदर्शन में इतनी दिलचस्पी नहीं तो विदेशियों को बुलाए। अब विदेशियों को आपकी भाषा से प्यार नहीं, उनको मतलब है टीआरपी से। टीआरपी का मतलब ये है कि वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम अगर डाल देंगे तो उनको लगता है कि लोग आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं। कई लोग, मैं उनको कहता भी हूँ कि भाई आप लोगों का ये सोचना है कि क्रिकेटर्स के कारण हिंदी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास कोई अभी अल्टरनेटिव विकल्प ही नहीं है, इसलिए आपको सुन रहे हैं। ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं। तो ये इसका तरीका यही है कि सरकार कहीं ना कहीं ये आप जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, जो नियंत्रण रखती है, जो अधिकार बेच रही है, उसको कहना चाहिए, अपना मापदंड स्थापित करना चाहिए कि आप क्रिकेटर्स हो, बहुत अच्छी बात है। देखो क्रिकेटर्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्रिकेटर्स कई ऐसी बातें बताते हैं जो हम नहीं बता सकते।
कि मान लो 5 विकेट गिर गए और अचानक अब वहां क्या उहापोह चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, किसको भेजना चाहिए, उससे काया पलट हो सके। तो ये तमाम चीजें जो क्रिकेटर्स के दृष्टिकोण से जो सोचते हैं वो शायद हम नहीं सोच पाते। और बॉलिंग में परिवर्तन कब करना चाहिए, फील्डर्स को कहाँ लाना चाहिए ताकि कैच हो सके, ये तमाम चीजें जो क्रिकेटर्स के हिसाब से तो। लेकिन क्रिकेटर्स के इनका ईगो इतना बड़ा है। ईगो क्यों बड़ा होता है? जब प्रतिभा की कमी होती है तभी। अब आप देखो सुनील गावस्कर या वीवीएस लक्ष्मण में इतने विनम्र रहते हैं, लेकिन जो छोटे क्रिकेटर्स होते हैं जिन्होंने 1000 रन नहीं बनाए रहते या जिन्होंने 100 विकेट नहीं ले रहे थे, ये लोग क्या होता बहुत बड़ी बातें करते हैं। तो ये लोग सब ये सीखना भी नहीं चाहते, इनको लगता है कि हमारा नाम ही काफी है। ये तो हम इतने साल कमेंट्री करके भी कभी ये मैं नहीं कहता। मैं आज भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुन के ये कभी मत समझना कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन मैं ईमानदार आदमी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा कमिटमेंट ये रहा जब मुझे किसी ने कहा कि आपकी आवाज एक ईमानदार आवाज है। लेकिन मैंने जिंदगी में मैं भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू हो गए। तरह तरह की आवाज होती है, मीठी आवाज, कर्कश आवाज, ये आवाज, बच्चन बॉरिटोन, लेकिन ईमानदार आवाज मैंने कभी सुना ही नहीं। इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि अपना जीवन सफल हो गया। किसने कह दिया कि ईमानदार आवाज। आपकी बातें सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपके सरल और प्रेरणादायक शब्दों से हमने बहुत कुछ सीखा। आपकी बातें इतनी सरल और इतनी अच्छी हमें एक नए दृष्टिकोण दिखाया और हम आपके उत्साह और साझा करने के लिए आभारी हैं। हम पीकेएफ और उदयपुर की एहसास महिलाओं की ओर से सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद करते हैं। आपके साथ होने से ये शाम और भी खास बन गई। मीडिया के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत को हमारी मेहनत को साझा करने में हमारी मदद करी। सभी के साथ और समर्थन से हमें और भी हौसला मिला। हम आपको हार्दिक धन्यवाद करते हैं। Swati, may I please request you to come and give the memento?